वेलकम फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग घुटने में होने वाले दर्द को समझेंगे, नी पेन को, कि क्या क्या कारण होते हैं इसके, कैसे पहचानना है, क्या क्या जांचें आपको करानी है, क्या इलाज होता है, राइट। और उस घुटने के दर्द में आज का जो विषय लिया है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। घुटने के दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग उम्र के हिसाब से। जैसे कि आप ये घुटना देख पा रहे होंगे, घुटने में इधर एक फीमर हड्डी होती है, इधर टिबिया होती है, बीच में जॉइंट्स होती है, नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हड्डी हो गई, उसके अलावा यहाँ पे कार्टिलेज होता है, इसमें फ्लूइड होता है, फिर लिगामेंट है जो दो हड्डियों को जोड़ता है, ये मांसपेशियाँ हैं, टेंडन से हड्डियों में जुड़ी रहती हैं। तो ये पूरा नी जॉइंट्स होते हैं। इसमें अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो घुटने में दर्द होता है। तो घुटने के दर्द के अगर कारण की बात करें तो मोर देन 40 साल, मतलब 40 साल से ज़्यादा की उम्र में अगर प्रॉब्लम हो रही तो चांसेस है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होगा। इसलिए अगर आपके किसी घर में दादी नानी या मदर को किसी को है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि बढ़ती उम्र के साथ जो ये जॉइंट्स की कार्टिलेज है, जो शाक एब्जार्बर का काम करती है, उसमें गड़बड़ हो जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। और इसके अलावा अगर कम उम्र में हो रहा है, 40 साल से मान लो पहले दर्द हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम आती है जो पटेला है, इसमें गड़बड़ हो जाता है। तो पटेलो फिमोरल सिंड्रोम या पटेलो फिमोरल अर्थराइटिस बोलते हैं। इसके अलावा एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जिसमें ऑटो एंटीबॉडी बनती है, और यहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो साइनोबियम है, लाइनिंग है इस नी जॉइंट्स के, उसके मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दूसरे भी लक्षण आते हैं, जैसे कि जो हाथ पैर की उंगलियां हैं उनमें सूजन हो जाना, दर्द हो जाना। इसके अलावा और भी तरह की अर्थराइटिस हो सकती है, जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है, या ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, या टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो जाए, टेंडनाइटिस हो गया, लिगामेंट रप्चर हो जाए जैसे एसीएल लिगामेंट होता है, इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। इन सब में प्रॉब्लम होने से भी घुटने की जो जॉइंट्स है उसमें दर्द हो सकता है। लेकिन जो हमारा आज का विषय है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब कि बढ़ती उम्र के साथ दर्द होना। 40-50 साल के बाद अगर दर्द हो रहा है उसको हम लोग समझेंगे। अब अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी परेशानी है जो कि बढ़ती उम्र के साथ जो कार्टिलेज होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये जॉइंट है, ये आर्टिकुलर सरफेस है, राइट, ये कार्टिलेज है, ये डैमेज होने लगी है। तो यहाँ पे ये देखिए कार्टिलेज का लॉस हो रहा है। इसके अलावा जो जॉइंट स्पेस है, नॉर्मल यहाँ पे इतना सारा जॉइंट स्पेस है, यहाँ पे ये जॉइंट स्पेस कम हो गया है। तो जॉइंट के बीच में जगह कम हो जाती है, कार्टिलेज ख़त्म होने लगता है, और जब ये जॉइंट के स्पेस में जगह नहीं रहती तो चलते फिरते ये दोनों हड्डियाँ आपस में लड़ती हैं, और लड़ने से ये बोन का फार्मेशन होता है, इस पर बोलते हैं या ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। इसी कारण पैर अटकने लगता है, चलने में दिक्कत आती है। तो ये मोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पे हम समझें कि जैसे ये देखिए टीबिया है, ये बोन है, यहाँ पे फीमर है, ऊपर वाली हड्डी है, यहाँ बीच में ये जो मेनिस्कस है यही है कार्टिलेज आर्टिकुलर। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज होता है इसी में दिक्कत होती है। धीरे 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 चलते 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 जैसे हमारे स्किन खराब होती है, हेयर खराब होते हैं, राइट, शरीर के दूसरे हिस्से बढ़ती उम्र के साथ खराब होते हैं, वैसे ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, और उसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि चलने फिरने में दिक्कत हो जाना, पैर अटकना, राइट, मांसपेशियाँ यहाँ की फिर कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रॉब्लम रहती है। अब इसके अगर कारण को समझें कि क्यों होता है, राइट, तो जो इसका मेन कारण अगर काज की बात करें तो ये एक तो उम्र हो गया जैसा कि मैंने बताया, उसके अलावा ये महिलाओं में कॉमन होती है पुरुषों के मुकाबले। उसके अलावा मोटापा एक बड़ा कारण, मोटापा इसलिए बड़ा कारण है कि अगर वज़न बढ़ता है किसी का तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इस पर भी भार ज़्यादा आएगा, तो मोटापा एक बड़ा बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर पुरानी कोई चोट लगी है तो वो भी कारण हो सकती है कि बचपन में चोट लगी थी, अब बड़े में आके ये जो जॉइंट्स है उसमें प्रॉब्लम होने लगी। इसके अलावा अगर पुराना कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि टीबी का या कुछ इस तरह का इन्फेक्शन है, या बचपन की कोई डिफ़ॉर्मिटी है, ये सारे कारण होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस कराने के। और बहुत सारे केस में तो कोई इस तरह कारण नहीं मिलता, एज रिलेटेड ये बेसिकली चेंज है। अब इसमें अगर स्टेज देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, या इसको लक्षण मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं।
तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे जॉइंट स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, तो जो मेन लक्षण आता है पेन आता है। अब पेन इनिशियली क्या होता है कि जैसे ही आपको सुबह सो के आप उठते हैं या रेस्ट करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं तो हल्का हल्का पेन होता है। अमूमन ये मीडियल साइड में होता है, राइट, जिधर ज़्यादा इधर जैसे ये मीडियल साइड है, यहाँ पे स्पेस कम होता है सबसे पहले, मतलब अंदर की तरफ घुटने में, ये या तो एक पैर में हो सकता है या दोनों में। तो दर्द एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी ये दर्द बढ़ता जाएगा और फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है आखिरी में कि चलने के बाद भी दर्द बढ़ जाता है। शुरुआत में चलने से दर्द आराम होता है, लेकिन जब बीमारी बढ़ती जाती है तो फिर दर्द हमेशा रहता है और चलने के बाद भी रहता है। इसके अलावा जॉइंट्स में सूजन आ जाना, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ सकती है। स्वेलिंग तब आती है जब आसपास के स्ट्रक्चर में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए तो स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा स्टिफनेस हो जाना या अकड़ जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जॉइंट्स अकड़ गई है। जो स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पर जो मांसपेशियाँ रहती है उनमें स्पाज्म के कारण होता है। मांसपेशियों में स्पाज्म आ गया सूजन के कारण, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन है तो उससे स्टिफनेस आ जाती है। और स्टिफनेस के साथ में इसमें जो जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी वैसे पूरी जो जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, वो पूरी खुलेगी नहीं, तो पैर पूरा खोलने में या बंद करने में दिक्कत आती है। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है क्रिपिटस की। क्रिपिटस मतलब कि जो जॉइंट्स है उसमें से कड़कड़ की आवाज़ आता है। वो कड़कड़ की आवाज़ आती है क्योंकि यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं वो बनने लगती है, ऑस्टियोफाइड बनने लगता है, तो एक कड़कड़ की आवाज़ भी एक लक्षण होता है। इसके अलावा आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और एक इसमें जो पेशेंट चलता है उसको देख के भी हम लोग समझ सकते हैं, जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो एक बार्डलिंग गेट हम लोग बोलते हैं, मतलब जैसे बतख चलती हैं वैसे मरीज़ चलता है दोनों पैर यूज करके। तो ये मोटा मोटा लक्षण होता है, मतलब कि दर्द हो जा, सूजन हो जा होना, पूरा चलने में ज़्यादा दर्द बढ़ जाना, इसके अलावा कड़कड़ की आवाज़ आना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आ जाते हैं इसकी जांच को कि जांच इसमें क्या क्या करवाना है या और कैसे करवाना है, क्या पता चलना है। तो इसमें एक तो एक्सरे है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एक्चुअली में एक्सरे है। एक्सरे में देखिए नॉर्मल जॉइंट है, यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, यही मेन फीचर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में कि जॉइंट का स्पेस कम हो जाता है और इसके साथ में यहीं पे ऑस्टियोफाइड भी बनने लगते हैं। अभी तो इसमें इतने अच्छे से अप्रिसिएट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो जॉइंट्स का ये कैविटी है इसमें हड्डी बनने लगती है और ये जो पानी है ये कम हो गया है। एक्सरे में बोन के बारे में पता चलता है कि जॉइंट स्पेस कितना है और हड्डियों में कोई स्पर वगैरह तो नहीं बना है। लेकिन अगर हमें कार्टिलेज वगैरह के बारे में जानना है, जैसे ये है आर्टिकुलर सरफेस कार्टिलेज या मेनिस्कस है, ये एमआरआई से बहुत अच्छा दिखता है। तो एमआरआई की ज़रूरत सबको नहीं होती, पर कुछ केसेस में कराया जा सकता है कि डैमेज कितना है, यहाँ मांसपेशियों के बारे में पता चल जाता है। तो एमआरआई के अपने एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं, वैसे ज़्यादातर केसेस में एक्सरे से पता चल जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी जांचें और इसलिए करा लेना ज़रूरी होता है कि दूसरी कोई प्रॉब्लम देखना, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखना है तो उसके लिए एक आरए फैक्टर की जांच होती है, वो हमें करा लेना चाहिए। तो आरए फैक्टर हमने करा लिया, या इसके अलावा एक एंटीबॉडी होती है एंटी सीसीपी, इसका लेवल अपन करा सकते हैं आरए फैक्टर देखने के लिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर हो रही है, मतलब रूल आउट करना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है कि दूसरी अर्थराइटिस है, राइट। इसके अलावा यूरिक एसिड का लेवल देखने से ये पता चलेगा कि गाउट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसके अलावा सेप्टिक अर्थराइटिस देखने के लिए सीबीसी में इन्फेक्शन वगैरह के बारे में पता चलता है। और एक सीआरपी की जांच है, एक ईएसआर की जांच है, ये करके देख सकते हैं। एक जांच होती है जो अमूमन करा ली जाती है HLA-B27 की जांच, ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस देखना है। तो इन सारी जांचों को कराने का जो मेन मकसद ये रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये सारी काम नहीं आती क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन जांचों में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन जो दूसरी तरह की अर्थराइटिस है वो देखने के लिए सारी जांचें करानी है। तो जो बुढ़ापे की प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र बढ़ने के साथ होती है, उसमें सिर्फ एक्सरे और एमआरआई में बदलाव आते हैं, खून में ज़्यादा बदलाव नहीं आते। हाँ, कैल्शियम का लेवल और विटामिन डी का लेवल और B12 का लेवल, विटामिन B12 का लेवल और करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना या विटामिन B12 की कमी से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमने जांच करा ली। अब आ जाते हैं इसके इलाज में, ट्रीटमेंट को समझते हैं। देखो, ट्रीटमेंट का जो हमारा एम ये रहता है कि ये बीमारी ऐसी है जो कि बढ़ती उम्र के साथ सबको होनी है, कोई इससे बच नहीं सकता। कुछ लोगों को जल्दी होगी, कुछ को लेट होगी।
हेरिडिटरी फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, जेनेटिक फैक्टर की कैसा रहेगा, पुरानी ट्रॉमा की क्या हिस्ट्री है, इन्फेक्शन की क्या हिस्ट्री है, आप काम कैसा करते हो, वर्क कैसा है आपका, इन सब पे डिपेंड करता है आपकी दिनचर्या कैसी है, रहन सहन है। तो जो हमारा ट्रीटमेंट का जो एम है कि एक तो सिम्टम्स चले जाएं, सिम्टम्स मतलब जो लक्षण दर्द का है वो चला जाए, और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिजीज बढ़ रही है, डिजीज के प्रोग्रेशन को हमें रोकना है। और तीसरा जो है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि बीमारी अगर बढ़ गई है, कुछ खराबी हो रही है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो लक्षण के लिए हमें क्या लेना है, दर्द के लिए थोड़े दिन के लिए आप चाहें तो ज़्यादा दर्द है तो दर्द की दवाई आती है, पेन किलर ले सकते हैं, एनसेड्स बोलते हैं, जैसे हम लोग आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन टाइप का। वैसे दर्द की दवा ज़्यादा दिन तक नहीं लेना चाहिए, 10-15 दिन ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, उससे ज़्यादा लेंगे तो किडनी वगैरह डैमेज होती है। तो दर्द के लिए दर्द की दवा है। कुछ लोगों में ये हीट थेरेपी है, मतलब गर्म चीज़ से या ठंडी चीज़ से, आइस से सिकाई करने से भी आराम मिल जाता है। या मार्केट में अलग अलग तरह के मलहम लोशन लगाने के लिए आते हैं, वो लगा लेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा, राइट। अब दर्द उतना ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस में परेशान नहीं करता शुरू में, इसलिए लोग मलहम लगाते रहते हैं और अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं करते। जबकि जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें हमें क्या करना होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कि जो कार्टिलेज डैमेज हो रही है यहाँ पे, इसको बचाना। अब इसके बचाने के लिए हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि इस जॉइंट्स पे वज़न कम करना है। वज़न कम करना है मतलब सबसे पहले तो आपको अपने वज़न पे कंट्रोल करना है। अगर वज़न ज़्यादा है, किसी का वज़न बीएमआई अपना निकाल ले, या वेट अगर किसी का भी 70-80 केजी से ज़्यादा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा वज़न पड़ता है। वज़न इसलिए पड़ता है कि आपको एक मोटा मोटा हिसाब बताएं कि अगर 1 केजी वज़न किसी का बढ़ता है तो इसमें 6 केजी वज़न ये जॉइंट्स पे पड़ता है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है बहुत कम होता है। मान लो कोई का शरीर ऊपर बहुत चौड़ा है और ये सरफेस एरिया इतना ही है, तो वज़न कम करना एक बहुत अच्छा इसका इलाज होता है, जो बीमारी को लंबे समय में धीरे धीरे बढ़ने देता है या बढ़ने से रोकता भी है। ये बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती, इस बात को समझना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं ना। ये इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि इसको रोका जा सके, ये धीरे धीरे होगी। अमूमन ऐसा हिसाब होता है कि जो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे इन्फेक्शन है, चोट लग गई है, इस तरह की बीमारी का इलाज होता है, इनका यही होता है कि रोकना ही इलाज होता है। तभी हमने ओबेसिटी देख लिया, वज़न कम कर लिया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका इलाज है कि यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, ये जो थाई की मसल है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, और पीछे थाई में पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग होती है, और यहाँ पे ये जैसे काफ मसल है, यहाँ पे लिगामेंट्स रहते हैं। अगर आप यहाँ की एक्सरसाइज करते हो, अगर आप यहाँ की नी जॉइंट की एक्सरसाइज करते हो, तो ये जो भार है ये हड्डी से थोड़ा सा कम होके मांसपेशियों पे आ जाएगा, अपने आप यहाँ का लोड कम हो जाएगा, और ये जो कार्टिलेज डैमेज हो रहा था, ये डैमेज होना धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे होगा, डैमेज होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। तो वह पहला हमने क्या देख लिया कि मोटापा कम करना है। दूसरा क्या हमने देख लिया कि मांसपेशियां बढ़ानी है, नी जॉइंट के आसपास की जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथ करना है और स्ट्रेचिंग भी करना है। अब स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। जो लोग चल सकते हैं वो लोग तो वॉकिंग करें और स्विमिंग करें। इसमें दौड़ना ज़्यादा नहीं रहता, खेलना कूदना उतना सही नहीं रहता, क्योंकि जॉइंट्स और जल्दी ख़राब होते हैं। क्योंकि 40-50 साल के बाद तो वैसे उतना ज़्यादा कोई एक्सरसाइज कर भी नहीं सकता। तो चलना, वॉकिंग और स्विमिंग 2 बढ़िया एक्सरसाइज है। और इसके अलावा अगर आपको मसल बढ़ानी है तो आप लेटे लेटे, ऐसे लोग जो नहीं चल सकते वो लेट के भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है फिजियोथेरेपी के पास में, या आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के कर सकते हैं। इसमें बेसिकली अलग अलग तरह की 2-3 तरह की एक्सरसाइज है, लेट के करना होता है, जो कि यहाँ की मांसपेशियाँ बढ़ा दें। तो कुछ आप चाहे तो कुर्सी में बैठ के पैर ऊपर नीचे करो, उससे यहाँ की मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं। लेट के पैर उठाओगे तो यहाँ की मांसपेशियाँ हो जाती हैं। या कुछ इसके नीचे जो घुटना, इसके नीचे तकिया फंसा के दबाने से भी यहाँ की मांसपेशियाँ होती हैं। बहरहाल 2-3 तरीके से आप कर सकते हो। फिजियोथेरेपी के यहाँ जाके, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आप उसको सीख सकते हैं। तो हमने वज़न कम कर लिया, एक्सरसाइज से इसको बढ़ा लिया, तो यहाँ पे वेट कम हो गया। और तीसरा जो हमारी हैबिट थी, हमारी हैबिट से ये ज़्यादा ख़राब होती है। हमारी हैबिट है जैसे कि पालथी मार के बैठना, या जैसे कुर्सी पे पैर
एक दूसरे के ऊपर पैर चढ़ा के बैठना या घुटने के बल काम करना, घुटना जैसे ज़मीन में हमें नहीं देना है, जैसे कि पोंछा लगाते समय वगैरह लग जाता है। ये बहुत सारे लोगों का और भी कुछ काम होगा जिसमें घुटना ज़मीन पे लगता होगा, तो घुटने को ज़मीन पे नहीं लगने देना है, पालथी मार के नीचे नहीं बैठना है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करना है जिसमें घुटना मुड़े। ये जो जॉइंट्स है वो मुड़ने के लिए नहीं बनाई गई है, ये वज़न लेने के लिए बनाई गई है। जिनकी उम्र कम है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब 10 15 20 30 मिनट वो बैठ सकते हैं। लेकिन जिनके घुटने में प्रॉब्लम चालू हो गई है उनको फिर मोड़ने वाली एक्सरसाइज बंद करनी है। आपको अपने घर में हर अलग अलग जगह पे कुर्सी वगैरह रख लें या सोफ़ा रख लें, मतलब हमेशा ऊपर बैठने का काम हो, ज़मीन में बैठने का काम ना हो। जैसे टॉयलेट वगैरह में जो इंडियन स्टाइल का होता है वो ना यूज करें, वेस्टर्न वाला यूज करें। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गया। इसके अलावा अगर कुछ जैसे दवाइयों की बात करें तो दर्द की दवाइयों के अलावा यहाँ पे एक जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन की ये टैबलेट है और एक होती है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब ये दोनों टैबलेट खाने की आती है, कुछ लोगों को फ़ायदा करती है, कुछ को नहीं करती, सबको करेगी ज़रूरी नहीं। ये दोनों एक्चुअली जो यहाँ पे पानी है, जो फ्लूइड है, हाइलिन कार्टिलेज है, उसको थोड़ा सा रिपेयर कराती है, ऐसा स्टडीज़ में आया है। तो ये दवाइयाँ भी खाई जा सकती हैं, कुछ कुछ पेशेंट को फ़ायदा होता है। इसके अलावा आपको विटामिन डी की जांच करा के विटामिन डी लेना है, जो खाने में मिलता है या सन से ले सकते हैं, सूर्य में की रोशनी में थोड़ी देर बैठें। कैल्शियम दूध वगैरह में मिल जाता है अच्छे से, तो वहाँ से ले सकते हैं, राइट, डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो ये विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया। इसके अलावा विटामिन B12 भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत इसका भी रोल रहता है, नर्व वगैरह यहाँ की ठीक रहे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको विटामिन जो सी है, ये एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होता है, विटामिन ई है, ये भी देख सकते हैं, अपना चेक करा सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है कि इसमें इंजेक्शन दे दिया जाए। एक हाइलुरोनिक एसिड होता है, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, इसमें जैसे जब स्पेस कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है, बेसिकली साइनोवियर फ्लूइड कम हो जाता है, तो इंजेक्शन दे दो तो कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है, सबको फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ को फ़ायदा मिलता है। और ये 6 महीने से लेके 8-10 महीने तक चल सकता है। तो ये पर कुछ लोगों के लिए है ट्रीटमेंट ऑप्शन। देखो इसमें क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो बीमारी है, इसे जैसा शुरू में बताया कि इसमें जीने का हमें तरीका ढूंढना है कि कैसे सही तरीके से जिया जाए। इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते, इसके प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। तो ये जीने का हमें बेसिकली तरीका ढूंढना है। आखिरी में अगर ये देखें, जैसे हेल्दी जॉइंट्स है इस तरह की होती है, फिर ये जब ऑस्टियोआर्थराइटिस में ख़राब होती है तो जॉइंट कुछ इस तरह की हो जाती है। अब सब कुछ हमने कर लिया, वज़न कम कर लिया, दवाई दर्द की खा लिया, तमाम तरह के लोशन लगा लिए, और जो इलाज ऑप्शन है वो सब ने ट्राई कर लिया। काफ़ी सारे लोग इसमें भी गड़बड़ करते हैं कि शुरू के 8-10 साल जो अच्छे मतलब समय रहते हैं जिसमें हम इस बीमारी से बच सकते थे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके या वज़न कम करके, राइट, उस समय दर्द की दवा खा खा के काम चलाते हैं। या मार्केट में या टीवी पे काफ़ी सारे प्रचार आते हैं अलग अलग तरह की कि ये लोशन लगा लो, इससे दर्द का किसी भी तरह के घुटने का इलाज हो जाएगा। एक्चुअली उससे घुटने का इलाज नहीं होता, सिर्फ दर्द का इलाज होता है। घुटना तो अपनी जगह वो डैमेज होता ही रहता है। तो आखिरी में फिर ये इम्प्लांट बचता है कि ये जो सरफेस है, राइट, ये जो सरफेस है इसकी जगह ये देखिए मेटल की लगा दी है दोनों तरफ। इसी को बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये देखिए ये हड्डी है घुटने की, ऊपर लगा दिया और ये नीचे लगा दिया। अब जो आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज ये डैमेज थी, पानी कम हो गया था, जगह कम हो गई थी, नी जॉइंट सिकुड़ गई थी, वो उसकी जगह ही आ गया। ये 10-15 साल आराम से चल जाता है। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल बैठ गए हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, राइट, कुर्सी टेबल पे बैठ गए हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए ऑप्शन आजकल यही सबसे ठीक है। बहरहाल जो मेन एम मेरा ये है कि आप लोग ये समझें इस प्रॉब्लम को कि घुटने में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये बढ़ती जाएगी। बचने का तरीका खोजना है, रहने का तरीका खोजना है। जो लोग जल्दी ये सब तरीके फॉलो करेंगे उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा जॉइंट पेन को समझने में और उसको दूर करने में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।